हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इन इजी वे। दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स इन इजी वे में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब सीबीएसई बोर्ड आप लोगों का 2 टर्म में एग्ज़ाम ले रहा है। तो फर्स्ट टर्म में आपसे केवल एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि आप निश्चित रूप से इसे लाभ उठाएंगे। तो आइए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड ऑन रबिंग इज, यानी रब करने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी, जो चार्ज प्रोड्यूस होता है किसी मटेरियल पर, वो कैसा होता है। तो ऑप्शन आपका है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, नन ऑफ दीज। मतलब अगर किसी मटेरियल पर चार्ज रब करने से प्रोड्यूस होता है तो वो चार्ज किस प्रकार का होगा। तो इसमें आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही रब के माध्यम से एक दूसरे में घर्षण के माध्यम से हम चार्ज को उत्पन्न करते हैं। तो ये इसका ऑप्शन ए सही होगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा क्वेश्चन है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रबिंग ऑफ टू बॉडीज विच चार्ज पार्टिकल्स ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस। यदि एक बॉडी को दूसरे बॉडी पर रब करते हैं तो चार्ज किस पार्टिकल के ट्रांसफ़र से उत्पन्न होते हैं। तो आप जानते हैं कि किसी भी मेटल में चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन फ्री इलेक्ट्रॉन सही होगा, जो ऑप्शन ए सही है। यानी अगर एक बॉडी को दूसरे बॉडी पर रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर होता है और बॉडी जो होती है चार्ज होती है। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि द क्वांटिटी हुज यूनिट्स इज किलो एम्पियर आवर। किलो एम्पियर आवर ये किस क्वांटिटी का यूनिट है। तो जहाँ तक आप जानते हैं किलो एम्पियर, एम्पियर करंट का यूनिट है और किलो लगा देते हैं तो भी वो करंट का यूनिट बना रहता है, और आवर जो है वो समय का यूनिट है। तो एम्पियर करंट का यूनिट और आवर समय का यूनिट में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास चार्ज क्यू का यूनिट बन के आता है। तो ये किलो एम्पियर आवर जो होता है वो चार्ज का यूनिट होता है, जो हमारा ऑप्शन डी सही है। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि ए बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, इट इम्प्लाइज दैट। एक बॉडी है वो जो पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये क्या संकेत देता है, क्या इम्प्लाइज करता है। पहला ऑप्शन आपका है देयर इज ओनली पॉजिटिव चार्ज, उस बॉडी पर केवल पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा ऑप्शन है देयर इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज बट द पॉजिटिव चार्ज इज मोर देन नेगेटिव चार्ज। कहा जा रहा है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की अपेक्षा अधिक है। कुल मिलाकर के हम ये बताना चाह रहे हैं हर बॉडी पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रकार के चार्ज होते हैं, लेकिन जिस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज मोर देन नेगेटिव चार्ज होता है वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज मानी जाती है, और जिस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज मोर देन पॉजिटिव चार्ज होता है वो बॉडी नेगेटिव चार्ज मानी जाती है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है कि बॉडी पर दोनों ही चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की अपेक्षा अधिक है। यानी देयर इज पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज इन द बॉडी बट द पॉजिटिव चार्ज इज मोर देन नेगेटिव चार्ज। ये ऑप्शन बी है, सही है। पांचवा क्वेश्चन ए बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड। एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो सकती है, कैसी। बाई एडिंग सम इलेक्ट्रॉन्स टू इट, by adding some protons to it, by removing some electrons from it, by removing some proton from it। यानी इसमें दिया हुआ है कि एक बॉडी को निगेटिवली चार्ज कैसे कर सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन को जोड़कर या कुछ इलेक्ट्रॉन को निकालकर, या कुछ प्रोटॉन को जोड़कर या कुछ प्रोटॉन को निकालकर। तो आप जानते हैं कि जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं वो बॉडी निगेटिवली चार्ज होती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है कि बाई एडिंग सम इलेक्ट्रॉन्स टू इट। आगे छठवां क्वेश्चन है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। द प्रॉपर्टी विच डिफरेंस द 2 टाइप्स ऑफ चार्ज इज। 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। वो दोनों एक दूसरे से भिन्न किस रूप में होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंस किस रूप में होते हैं।
तो ये ऑप्शन आपका फील्ड ऑफ चार्ज ये गलत है, अमाउंट ऑफ चार्ज ये भी गलत है, स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज ये भी गलत है। अंतिम ऑप्शन सही है, पोलरिटी ऑफ चार्ज। दो प्रकार की पोलरिटी होती है चार्ज की, एक पॉजिटिव और दूसरी निगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक दूसरे से डिफरेंस इस मायने में होते हैं कि उनका पोलरिटी अलग अलग होता है, एक का पॉजिटिव पोलरिटी होता है, दूसरे का निगेटिव पोलरिटी होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जेक्ट में एक्वायर एंड एक्सेस आर डिफिशियंसी ऑफ चार्ज बाई। कोई ऑब्जेक्ट है उसमें चार्ज की अधिकता हो जाए या चार्ज की डिफिशियंसी हो जाए, वो रब करने से होता है। यानी एक बॉडी को दूसरे बॉडी पर रब करते हैं, घर्षण करते हैं, रगड़ते हैं, तो किसी एक बॉडी पर चार्ज अधिक हो जाता है और दूसरे बॉडी पर चार्ज कम हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। 8वां क्वेश्चन हम देखते हैं कि व्हाट विल बी हैपन व्हेन वी रब ए ग्लास रॉड विथ सिल्क क्लॉथ। आप जब चार्ज को पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि किसी भी बॉडी को चार्ज देने के लिए मुख्यतः 3 विधियां हैं। पहला रबिंग से, दूसरा इंडक्शन से और तीसरा कांटेक्ट में लेकर के। तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर ग्लास के रॉड को सिल्क के कपड़े पर रगड़ा जाए, रब किया जाए, तो ग्लास के रॉड पर क्या होगा, सिल्क के रॉड पर क्या होगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि ग्लास रॉड जो होता है पॉजिटिव हो जाता है और सिल्क क्लॉथ क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। यानी जब ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े पर रब करते हैं तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, सिल्क क्लॉथ पर चले जाते हैं। यानी ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यानी ग्लास रॉड पॉजिटिव हो जाता है, और सिल्क क्लॉथ पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यानी सिल्क क्लॉथ क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। ऑप्शन ए में है कि ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ पर चले जाते हैं, तो ये भी सही है। और दूसरा ऑप्शन इसमें बी ऑप्शन है कि ग्लास रॉड क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और सिल्क रॉड क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। 9वां क्वेश्चन है, व्हेन टू बॉडी आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर्स दे एक्वायर। अगर दो बॉडी एक दूसरे पर रब किए जाते हैं, घर्षित किए जाते हैं, तो वे दोनों क्या करते हैं, एक पॉजिटिव हो जाता है, दूसरा निगेटिव हो जाता है। यानी इसमें ऑप्शन सही है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दोनों बॉडी पर हो जाते हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, दूसरे पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज एक्वायर हो जाते हैं दोनों पर। अगला क्वेश्चन है, चार्ज इज प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस्ड एंड एक्सपीरियंस्ड। इलेक्ट्रिक इफेक्ट ओनली, मैग्नेटिक इफेक्ट ओनली, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट बोथ एंड नन ऑफ दीज एबव। तो इसमें कहा गया है कि अगर किसी बॉडी पर चार्ज होता है तो वो बॉडी क्या प्रोड्यूस करता है, केवल इलेक्ट्रिक प्रभाव दिखाता है या केवल मैग्नेटिक प्रभाव दिखाता है या इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ इफेक्ट दिखाता है। तो आपका ऑप्शन सही होगा कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ इफेक्ट जो है ये बॉडी दिखाती है जिस पर चार्ज होता है। तो ये इसमें ऑप्शन जो है सी सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड। सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें आप जानते हैं कि सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, पहला सही होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। और 12वां क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नीचे दिए गए मैटर में कौन बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है प्लेटिनम, गोल्ड, सिलिकॉन और कॉपर। तो इन चारों ऑप्शन में कॉपर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, when 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द न्यूट्रल प्लेट्स इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट इज। एक न्यूट्रल प्लेट्स है, उस पर 10⁻19 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं, तो उस प्लेट पर कितना चार्ज होगा। तो पहले तो आप जानते हैं कि यदि प्लेट से इलेक्ट्रॉन या किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आप बताएंगे कि पहले तो पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा,
पॉजिटिव चार्ज होगा। ये चीज़ आपको पता चल गया। दूसरा कि 10⁻19 इलेक्ट्रॉन के निकलने से कितना चार्ज होगा, तो आप क्वांटम थियोरी के हिसाब से जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई होता है। N का मान दिया हुआ 10⁻19 और E का मान आप जानते हैं 1.6 गुणे 10⁻−19। ये और ये मिलकर के 1 हो जाते हैं, बचता क्या है 1.6 कूलम। तो पॉजिटिव चार्ज होगा 1.6 कूलम का। तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही है, प्लस 1.6 कूलम। अगला क्वेश्चन आपका है 14वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर। नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन इंसुलेटर नहीं है? तो पहला ऑप्शन है ड्राई एयर, दूसरा डायमंड, तीसरा एबोनाइट और चौथा ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी को आप जानते हैं कि अगर ह्यूमन बॉडी में करंट दिया जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है, ना कि इंसुलेटर होता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, ह्यूमन बॉडी जो होता है वो इंसुलेटर नहीं होता है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ एन इंसुलेटर कैन नॉट बी। एक इंसुलेटर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या नहीं हो सकता है? तो इंसुलेटर जो होता है उसका कुछ ना कुछ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है जो 1 से अधिक होता है। तो 1 से अधिक होने का मतलब 3.5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1.7 हो सकता है, लेकिन चौथा ऑप्शन आपका इन्फिनिटी दिया है। तो इन्फिनिटी जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है वो कंडक्टर का होता है, ना कि इंसुलेटर का होता है। तो आप इसको याद रखेंगे कि कंडक्टर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इन्फिनिटी होता है। तो ये हमारा ऑप्शन डी सही है कि इन्फिनिटी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इंसुलेटर का नहीं हो सकता है, कंडक्टर का हो सकता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि चार्ज ऑन द बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ई, इट्स इम्प्लाइज द लॉ ऑफ। यानी किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ई का होता है। यह कौन सा नियम की तरफ संकेत करता है? तो आप कहेंगे ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के नियम के अनुसार है। जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में लिखते हैं Q इक्वल टू N इंटू ई। ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और N क्या है? होल नंबर है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E इज इक्वल टू Q। यही नियम है, यही लॉ है क्वांटाइजेशन का। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम चार्ज एज द बेसिक यूनिट्स ऑफ चार्ज। किसके पास उतना ही चार्ज होता है जिसको चार्ज का बेसिक यूनिट माना जाता है? तो आप जानते हैं कि चार्ज का जो बेसिक यूनिट होता है वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। और ये चार्ज किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर भी होता है और प्रोटॉन पर भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास उतना ही चार्ज होता है जिसको हम चार्ज का बेसिक यूनिट मानते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो होगा डी, बोथ ए एंड बी। पहले ऑप्शन में है इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑप्शन में है प्रोटॉन, और तीसरे ऑप्शन में है पॉजिट्रॉन, और चौथा ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड बी। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है, ए और बी। अगला क्वेश्चन है ए मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ ए कंडक्टर विदाउट ब्रिंगिंग ए चार्ज बॉडी इन कंटैक्ट विथ इट इज कॉल्ड। एक मेथड जिसमें किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है बिना कांटेक्ट की। तो बिना कांटेक्ट के यदि किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है तो ये मेथड कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, स्थिर विद्युतीय प्रेरण। तो ये जो विधि है, ये जो मेथड है जिसमें एक बॉडी को चार्ज किया जाता है बिना किसी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में लिए, तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसमें ऑप्शन आपका सी सही है। अगला जो क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो उसमें पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस होता है, ये सही है। दूसरा, लाइक चार्ज अट्रैक्ट अनलाइक चार्ज रिपेल। जो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो ये गलत है। तीसरा, इलेक्ट्रिक फोर्स इज वीकर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से वीकर होता है, ये भी गलत है।
और चौथा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस ए थर्ड टाइप्स ऑफ चार्ज। ये भी गलत है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स आर प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक चार्ज, यही सही है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। तो आइए अगला 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है आपके सामने कि द कांस्टेंट के इन कूलम्ब्स लॉ डिपेंड्स ऑन। जो कांस्टेंट के होता है कूलम्ब्स लॉ में, कूलम्ब्स लॉ को आप जानते हैं क्या होता है, एफ ई इजक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइन 0 की Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट के विषय पूछा जा रहा है कि वो किस पर डिपेंड करता है। तो आप इसको जानते हैं कि अलग अलग मीडियम के लिए ये कांस्टेंट के अलग अलग होता है। दूसरा ऑप्शन सही है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट अगर सीजीएस पद्धति में होता है, सीजीएस सिस्टम में अगर यूनिट को लेते हैं तो सीजीएस यूनिट में के का मान कुछ और होता है। कूलम्ब्स लॉ में कांस्टेंट के है वो दो बातों पर निर्भर करता है। पहला कि नेचर ऑफ मीडियम, मीडियम का नेचर क्या है उस पर। दूसरा सिस्टम ऑफ द यूनिट, यूनिट सिस्टम पर निर्भर करता है। तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही है, बोथ ए एंड बी। क्या, पहला नेचर ऑफ द मीडियम और दूसरा सिस्टम्स ऑफ द यूनिट। अगला क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ कूलम्ब्स लॉ विच क्वांटिटी हेल्ड टू बी मेजर्ड एक्यूरेटली सो दैट फोर्स ड्यू टू द चार्ज इज मोर एक्यूरेट। कहा जा रहा है कूलम्ब्स लॉ में किस क्वांटिटी को ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजर किया जाए जिससे कि कूलम्ब्स लॉ में जो एक्यूरेसी हो अधिक से अधिक हो। तो इसमें आप कूलम्ब्स लॉ में देख रहे हैं कि Q1 Q2 ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इसको आपको मेजर नहीं करना होता है। Q1 Q2 और R को मेजर करना होता है। तो Q1 जिस पर सबसे ज़्यादा पावर होता है उसको ज़्यादा एक्यूरेसी से मापेंगे क्योंकि वो ज़्यादा वैल्यू को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर R पर 2 पावर है, R पर 2 पावर है, यानी R को अगर ज़्यादा एक्यूरेसी से आप मेजर करते हैं तो ये फोर्स का कैलकुलेशन में ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी आती है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है कि डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज यानी R को ज़्यादा एक्यूरेसी से अगर हम मेजर करेंगे तो जो फोर्स होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो अगला क्वेश्चन है, कूलम्ब्स लॉ रिलेट्स टू चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिस्क्राइबिंग द इलेक्ट्रिक फोर्स एज बिंग। यानी कूलम्ब्स लॉ के अनुसार फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, वो किन किन तथ्यों पर निर्भर करता है, किन किन तथ्यों पर निर्भर करता है, उसी को आपको पूछा गया है। तो पहला तो है कि प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द चार्जेज, यानी चार्ज के जोड़ के प्रोपोर्शनल होता है, ये गलत है। दूसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, ये भी गलत है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है कि प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट सिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेज। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिमिलरिटी नहीं रखता है, किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में और ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो पहला है, बोथ द फोर्स ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। आप जानते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ दोनों में होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है एफ ई इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से है। और एफ जी इक्वल टू होता है जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर, तो इसमें भी इनवर्स स्क्वायर है। तो दोनों क्या करते हैं, ओबे करते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ का। दूसरा ऑप्शन है, बोथ द फोर्स ऑपरेट ओवर वेरी लार्ज डिस्टेंस। दोनों फोर्स जो होते हैं बहुत बड़े डिस्टेंस तक लगाए जा सकते हैं, ये भी सही है। तीसरा है कि बोथ द फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर, दोनों फोर्स कंजर्वेटिव नेचर में होते हैं। और चौथा है, बोथ द फोर्स आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, दोनों फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर में होते हैं। तो ये गलत है। जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, केवल अट्रैक्शन होता है। एट द पॉइंट ए एंड बी सेम चार्जेज आर प्लेस्ड, द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पॉइंट इज। दो चार्ज है, दोनों सेम है और एक दूसरे से कुछ दूरी पर है। तो कहाँ पर एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पॉइंट पाया जाएगा, तो जब हम
इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन को बता रहे थे तो उस समय हमने बताया था कि अगर सेम चार्ज Q और Q दो ठो हैं तो इनके मिडिल पॉइंट पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पॉइंट होता है। डी सही है, मध्य में ए और बी के न्यूट्रल पॉइंट होगा। अगला क्वेश्चन है, ए पॉलिथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 6 × 10⁻⁷। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पॉलिथीन फ्रॉम वूल इज। एक पॉलिथीन है वो वूल पर रब किया जाता है और वो निगेटिव चार्ज पाता है कितना, 6 × 10⁻⁷ का। 6 × 10⁻⁷ का Q इक्वल टू क्या हो गया, 6 × 10⁻⁷। और पूछा जा रहा है आपसे कि कितने इलेक्ट्रॉन इस पॉलिथीन पर वूल से ट्रांसफर हुए हैं। तो आप Q इक्वल टू जानते हैं NE होता है और E का मान आपको मालूम है N × 1.6 × 10⁻⁹। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 × 10⁻⁷ बाई 1.6 × 10⁻⁹। इसको आप हल करेंगे तो आपका ऑप्शन डी सही आएगा, 3.75 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। ये आपका ऑप्शन सही है। तो अगला क्वेश्चन आपका है हमारे पास कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के परमिटिविटी का यूनिट क्या है, तो आपको ये याद करना है। इसमें ऑप्शन सी सही है, FE इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसका यूनिट पूछा गया तो इसको इस तरफ ले आइए, क्या हो जाएगा, ε0 इक्वल टू Q1 Q2/r²। F Q1 Q2 कूलाम स्क्वायर और r² मीटर -2 और न्यूटन -1। ये यूनिट हो गया और इसमें ऑप्शन क्या है, सी सही है। अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg कंटेंट्स 4 × 10⁻20 एटम्स। इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एवरी एटम्स ऑफ द सॉलिड, द चार्ज गेन्ड बाय द सॉलिड इन 1 ग्राम्स। एक सॉलिड है जिसमें 4 × 10⁻20 एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं, 4 × 10⁻20 एटम्स। इस सॉलिड के एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं। तो इस सॉलिड का मास है 1 kg। तो कहा जा रहा है कि 1 ग्राम सॉलिड से 1 ग्राम सॉलिड पर कितने पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। तो 1 kg में इतने इलेक्ट्रॉन, तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 4 × 10⁻20/1000। इतने तो एटम हो जाएंगे 1 ग्राम में। और एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो N हो गया क्या, इतना। और कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, तो Q इक्वल टू क्या लिखते हैं, N × E लिखते हैं। N हो गया 4 × 10⁻20/1000 इंटू क्या हो जाएगा, 1.6 × 10⁻19। और इसको जब हल करेंगे आप तो Q निकल के आएगा 6.4 × 10⁻2 कूलाम। ये ऑप्शन आपका बी सही है। तो 27वां में ऑप्शन बी सही है। द फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज 1 × 10⁻7 एंड 2 × 10⁻7 प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर्स अपार्ट इन एयर। एयर में 2 चार्ज हैं, वो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगेगा, कूलाम्स लॉ आप लगाएंगे। F इक्वल टू 1/4πε0 एयर है तो K1 रहेगा इंटू Q 1 × 10⁻7 इंटू फिर Q 2 × 10⁻7 बटा 20 × 10⁻2। इसको ध्यान रखिएगा, ये सेंटीमीटर में है, हमने मीटर में बदल दिया। और इसका क्या हो गया, स्क्वायर। इसको आप जब हल करेंगे तो आएगा 4.5 × 10⁻³ न्यूटन। ये आंसर हो गया और इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन इज। आपसे पूछा गया है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो क्या होता है। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को FE से लिखते हैं 1/4πε0 Q
किस पर, P पर इंटू Q किस पर, E पर, अपान R², ये हो गया। और FG आप लिखते हैं G इंटू M P इंटू M E बटा R², और FE अपान FG आप करेंगे तो ये आपका आंसर बन के आएगा, क्या होगा, ये FG है, क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ साइलेंट 0 इंटू G, ये हो गया। और R² से कटेगा, QP इंटू QE बटा MP इंटू ME, इन सब का मान आप रखेंगे। QP प्रोटॉन का आवेश, QE इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, इसका मान 9 इंटू 10⁹ होता है। G का मान आप जानते हैं, जब इसको रखेंगे तो आपका बन के आएगा 2.4 इंटू 10⁻30 ये प्लस 39, ये रेशियो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का, किसके बीच, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच। अगला जो हमारा सवाल है, द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम्स कंटेन्स 2 प्रोटॉन दैट आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 3 इंटू 10⁻⁻10 m, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट ईच प्रोटॉन्स एक्सर्ट ऑन द अदर। एक हीलियम का न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस दिया गया है, और कहा जा रहा है कि एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। तो आप सीधे से लिखिएगा 1/4 ऑफ साइलेंट 0 Q1 Q2 बाई R²। इसका मान आप जानते हैं, एक प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है वो जानते हैं, एक प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है वो भी जानते हैं। दो प्रोटॉन के बीच आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहे हैं, तो ये Q1 और Q2 दोनों सेम हो गए, 1.6 इंटू 10⁻19। और R का मान आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको रख करके आप जब निकालेंगे तो उसका मान आपके सामने आएगा 25.6 न्यूटन, 25.6 न्यूटन, ये आंसर बन के आएगा। तो इसको आप करेंगे, इसमें आपका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ ऑन स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.2 माइक्रोकूलम, 0.2 माइक्रोकूलम चार्ज से चार्ज एक स्फीयर है, और एक दूसरा स्फीयर है जिस पर -0.4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और दोनों एयर में है, और उस पर एक दूसरे पर 0.4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस को आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, Q1 इक्वल टू क्या होगा 0.2 माइक्रोकूलम, और Q2 इक्वल टू -0.4 माइक्रोकूलम, और F इक्वल टू क्या हो गया 0.4 न्यूटन। तो आप Q1 दिया हुआ है, Q2 दिया हुआ है, और इसका मान आपको मालूम है 9 इंटू 10⁹, F का मान मालूम है आपको, तो ये सब का मान मालूम है, केवल R का निकालना है, तो आप R का मान निकाल सकते हैं। और इसका आंसर आएगा 42.4 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये ऑप्शन आपका बी सही है, इसको आप देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन आपका है कि 2 पॉइंट चार्जेज ऑफ +3 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर्स विथ ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। 10 न्यूटन के फोर्स से दो चार्ज हैं, एक पर चार्ज है +3 माइक्रोकूलम और दूसरे पर चार्ज है 4 माइक्रोकूलम, एक दूसरे को इस फोर्स से रिपेल कर रहे हैं। अब यदि दोनों पर +-6 और +-6 कूलम को और ऐड कर दिया जाए, यानी इस पर चार्ज हो जाएगा -3 माइक्रोकूलम बना रहेगा, और इस पर चार्ज हो जाएगा वो 2 माइक्रोकूलम हो जाएगा माइनस के साथ। अब ये क्या करेंगे, दोनों को रिपेल करेंगे। इस पर -3 माइक्रोकूलम हो गया और इस पर भी -2 माइक्रोकूलम हो गया, तो भी ये रिपेल करेंगे। लेकिन अब रिपेल कितना करेंगे उसको देखेंगे आप। तो F इक्वल टू क्या होता है 1/4 ऑफ साइलेंट 0 Q1 Q2 बाई R²। आप देख रहे हैं जो दोनों चार्ज हैं उनके मल्टीपल के प्रोपोर्शनल है FE, तो F1/F2 इक्वल टू करेंगे तो प्रोपोर्शनल होने के नाते Q1 इंटू Q2 बटा Q1 डैश इंटू Q2 डैश, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आपका F1 मालूम है कितना 10 न्यूटन इक्वल टू
बटा F2 आपको निकालना है, इक्वल टू Q1 आपको मालूम है 3 माइक्रोकुलाम इंटू 4 माइक्रोकुलाम, और Q1 डैश हो जाता है -3 माइक्रोकुलाम इंटू -2 माइक्रोकुलाम यहाँ से, और ये सब कटेगा, सब कट के 2 बार में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 न्यूटन बटे F2 इक्वल टू क्या हो गया 2, या कह लें कि F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 न्यूटन बटे 2 यानी 5 न्यूटन। ये आपका आंसर हो गया, और इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला जो क्वेश्चन आपका है कि एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन्स बाय पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड ए वैल्यू ऑफ ई वोल्ट per meter with a velocity v meter per second. The plates are separated by a distance d. The acceleration of the electron in the field is. इलेक्ट्रॉन पर एक्सीलरेशन आपको निकालना है, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 2 पैरेलल प्लेट के बीच है, और जिसके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है तो F क्या हो जाएगा, F इक्वल टू Q इंटू ई आप जानते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, तो F मालूम हो गया आपको, और F मालूम हो गया तो A इक्वल टू F बाई एम आप जानते हैं, तो क्या हो जाएगा E इंटू ई बाई एम, ये क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका A सही है, स्मॉल e इंटू कैपिटल E बाई एम एक्सीलरेशन इलेक्ट्रॉन पर होगा। अगला जो क्वेश्चन आपका है, अंडर द एक्शन ऑफ ए गिवन कोलम्बिक फोर्स द एक्सीलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 2.5 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द एक्सीलरेशन ऑफ ए प्रोटॉन अंडर द एक्शन ऑफ द सेम फोर्स, यानी किसी फोर्स के अंडर में एक इलेक्ट्रॉन पर एक्सीलरेशन जो लग रहा है वो a इक्वल टू कितना लग रहा है 2.5 इंटू 10⁻22 क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन है किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। तो प्रोटॉन पर कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पर एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या लिखेंगे F बटा me, और प्रोटॉन पर एक्सीलरेशन क्या लिखेंगे F बटा mp। आप देख रहे हैं कि एक्सीलरेशन जो होता है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आप लिखेंगे कि AP अपॉन AE इक्वल टू ME अपॉन MP। ये आपको AP निकालना है, AP इक्वल टू ME अपॉन MP इंटू AE आपको मालूम है, ME भी मालूम होता है और MP भी मालूम है, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और AE तीनों मालूम है, तो AP आप निकालेंगे और उस AP का मान आता है आपके पास 1.5 इंटू 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला जो क्वेश्चन आपका है वह द एक्सीलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। तो कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों एक दूसरे पर कौन सा फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, और जो फोर्स लगता है मान लेते हैं वो Fe लग रहा। तो आपसे पूछा जा रहा कि इलेक्ट्रॉन में एक्सीलरेशन क्या उत्पन्न होगा और प्रोटॉन में एक्सीलरेशन क्या उत्पन्न होगा। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स यही लग रहा है और प्रोटॉन पर भी फोर्स यही लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स Fe लग रहा है बटा Me कर दीजिए, और आपके प्रोटॉन पर फोर्स भी Fe लग रहा है और इसमें भी भाग दे दीजिए MP का, तो AE और AP आपका निकल गया। Fe आप जानते हैं 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। R का मान आपके सामने है 1 एंगस्ट्रॉम, जिसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻10 मीटर, और Q1 1.6 गुणे 10⁻19, Q2 1.6 इंटू 10⁻19, और इसका मान आपको 9 इंटू 10⁻9 दिया हुआ होता है। तो आप ये F निकल जाएगा, और F अगर निकल गया तो एक बार ME से भाग देंगे AE निकल जाएगा, और एक बार MP से भाग देंगे AP निकल जाएगा, यानी AE एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और AP एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन निकल के आएगा। और अगर आप निकालेंगे तो वो आएगा, तो पहला आएगा 2.5 इंटू
22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और दूसरा आएगा 1.4 इंटू 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर बन के आएगा और ये आंसर आपके सी ऑप्शन में है, अतः ये ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, 2 चार्ज +q and -3q आर फिक्स्ड ऑन x एक्सिस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d। वेयर शुड ए थर्ड चार्ज 2q बी प्लेस्ड फ्रॉम a सच दैट इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। तो दो चार्ज हैं, एक है +q और दूसरा है -3q। एक चार्ज है +q यहाँ पर और दूसरा चार्ज है -3q यहाँ पर, और एक तीसरा चार्ज +2q a से कितनी दूरी पर रखा जाए कि वो न्यूट्रल रहे, यानी उस पर कोई फोर्स न लगे। ये दूरी हम x मान लेते हैं, ये दूरी d है। और कहा जा रहा है कि एक तीसरा चार्ज 2q कहाँ रखा जाए कि उस पर फोर्स क्या लगे, 0 लगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, रख दिया जाता है। ये जो q चार्ज होगा इस पर क्या लगा, रिपल्सर फोर्स लगाएगा, यानी इसके कारण इधर की तरफ जाएगा, और ये क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, तो इसके कारण इधर की तरफ आएगा। और दोनों फोर्स अगर बराबर हो जाए तो इस पर फोर्स लगने वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप इसको निकालेंगे, F1 = 1/4 पाई ऑफ साइलेंस 0। पहला चार्ज है q और दूसरा चार्ज है ट्वाइस q अपान, ये x मान है तो x कर लीजिए। और दूसरा F2 = क्या हो जाएगा, 1/4 पाई ऑफ साइलेंस 0। पहला चार्ज है 3q और दूसरा चार्ज है 2q अपान क्या हो जाएगा, अब ये दूरी लगी 3q से, ये चार्ज 2q कितना है, d + x दूरी पर है, d + x का होल स्क्वायर। और दोनों को आप देखेंगे, दोनों फोर्स बराबर होंगे तभी ये अपनी जगह पर बना रहेगा, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो सिंस F1 = F2 जब आप करेंगे तो आपको यहाँ से बन के आएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा, 2/x² = 3 × 2/d + x का होल स्क्वायर। और यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/x² = 3/d + x का होल स्क्वायर। और यहाँ से हो जाएगा 3x² = d + x का होल स्क्वायर। ये हल करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, 3x² = d² + x² + ट्वाइस dx। और इसको जब आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² - d² - ट्वाइस dx। इसको जब आप हल करेंगे तो आएगा आपका x = d + √3d/2। ये आंसर आपका आप बन के आएगा। और यही ऑप्शन आपका बी है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है, तो इसको आप हल करके निकालेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है, इन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द फोर्स एक्टिंग ऑन द गिवन चार्ज बाय अदर चार्ज इज। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से किसी एक चार्ज पर किसी और चार्ज के कारण जो लगने वाला बल होता है वो कैसा होता है, तो आप लिखेंगे कि अनइफेक्टेड बाय अदर चार्ज, यानी एक चार्ज पर किसी और चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स किसी अन्य चार्ज के कारण लगाए गए फोर्स पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये ऑप्शन आपका सी सही है। अगला जो क्वेश्चन है, ईच ऑफ द 2 पॉइंट चार्ज आर डबल्ड एंड देयर डिस्टेंस इज हार्ड, द इंटरेक्शन बिटवीन n टाइम्स वेयर n इज। कहा जा रहा है दो चार्ज हैं, उन पर फोर्स मान लीजिए F लग रहा है। अब उन चार्ज को 2 गुना कर दिया जाए तथा उनके बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो फोर्स कितना लगेगा। तो पहले F1 = निकाल लीजिए, 1/4 पाई ऑफ साइलेंस 0 q1 q2/r²। और F2 = आप निकाल लीजिए 1/4 पाई ऑफ साइलेंस 0, चार्ज को कर दिया गया 2 गुना और डिस्टेंस को कर दिया गया आधा, ये। और इसको आप हल करेंगे तो आ जाएगा F2 = 1/4 पाई ऑफ साइलेंस 0 4 q1 q2 × 4। ये इसको आप हल करेंगे तो आएगा ये r²। और ये जो होगा F2 = 1/4 पाई ऑफ साइलेंस 0 q1 q2/r² × 60। तो अब क्या होगा, ये यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, F1 लिख सकते हैं। तो F2 = क्या हो गया, F1 × 16। इसी का मान पूछा गया कि कितने गुना F हो जाएगा, तो आप
n की जगह 16 आंसर लिखेंगे। तो ये आपका ऑप्शन डी सही है। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, 3 पॉइंट चार्जेज आर प्लेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स along the x axis, 4 microcoulomb at x is equal to 0, -3 microcoulomb at x is equal to 20 centimeters and -5 microcoulomb at x is equal to 40 centimeters. What is the value of the force on -3 microcoulomb approximately? तो ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ पर जो चार्ज रखा जा रहा है वो 4 माइक्रोकुलम और x इक्वल टू 20 पर जो चार्ज रखा जा रहा है वो -3 माइक्रोकुलम और x इक्वल टू 40 पर रखा जा रहा है -5 माइक्रोकुलम, -5 माइक्रोकुलम। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 3 माइक्रोकुलम पर इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स क्या करेगा, ये प्लस है और ये माइनस है, क्या करेंगे, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा और ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा। तो इसके कारण इधर की तरफ फोर्स लगेगा और इसके कारण भी इधर की तरफ फोर्स लगेगा। तो दोनों फोर्स क्या करेंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई ऑफ साइलेंस 0। पहला फोर्स होगा Q1 3 × 4 × 10⁻⁶ × 10⁻⁶ माइक्रोकुलम है तो उसको कुलम बदलेंगे बटा, ये 20 सेंटीमीटर है तो 20 × 10⁻² का होल स्क्वायर प्लस, अब ये इन दोनों बीच के चार्ज 3 × 4 × 10⁻⁶ × 10⁻⁶ बटा, अब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी फिर 20 सेंटीमीटर है तो 20 × 10⁻² का होल स्क्वायर। और इसको जब आप हल करेंगे 6 न्यूटन बन के आएगा। ये 5 है तो ये 6 न्यूटन आंसर बन के आएगा। इसको आप देखेंगे और ये ऑप्शन आपका सही है, पहला ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन है, 3 चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड Q आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ द इक्वेटोरियल ट्रायंगल ऑफ साइड L. द फोर्स ऑन द चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल इज। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके हर वर्टेक्स पर, हर शीर्ष पर इक्वल चार्ज रखे गए हैं। तो उसके सेंट्रॉइड पर अगर कोई और चार्ज कैपिटल Q रखा गया है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो आप ये जान लीजिए कि इक्विलेटरल एंगल के वर्टेक्स पर अगर इक्वल चार्ज रखे हैं तो सेंटर पर जो फोर्स लगेगा वो 0 लगता है। सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसे यहाँ Q हो गया, यहाँ Q हो गया, यहाँ Q हो गया और यहाँ पर E इक्वल टू क्या होता है 0। और अगर E इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर कैपिटल Q चार्ज रखा जाए तो इस पर फोर्स क्या लगेगा, F इक्वल टू कैपिटल Q × E और E 0 है तो अब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सेंट्रॉइड पर रखे हुए कैपिटल Q चार्ज 0 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, यह 4 पॉइंट चार्जेज आर प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर्स। एट द कॉर्नर A and C the charge are 3 microcoulomb and at the corner B and D the charge are -4 microcoulomb. Force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square is। तो क्या है, एक स्क्वायर है जिसके साइड 10 सेंटीमीटर है। एक स्क्वायर है इस तरह का जिसके साइड 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। ABCD, A और C पर 3 माइक्रोकुलम, 3 माइक्रोकुलम और 3 माइक्रोकुलम, और B और D पर -4 माइक्रोकुलम और -4 माइक्रोकुलम। ये चार्ज रखें। यहाँ पर सेंटर पर कोई चार्ज है 1 माइक्रोकुलम का, इस पर फोर्स कितना लगेगा इसको आपको देखना है। तो ये चार्ज इस चार्ज पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, और ये चार्ज इस चार्ज पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, और दोनों ये 4 ये भी है, ये 4 ये भी है, तो दोनों F1 और F2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इन दोनों चार्ज के कारण इस पर लगने वाला फोर्स 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये फोर्स इस पर रिपल्सन फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, और ये फोर्स इस पर रिपल्सन फोर्स लगाएगा इधर की तरफ। दोनों चार्ज सेम है तो इस पर रिपल्सन फोर्स सेम लगाएंगे, यानी F3 और F4 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी ना तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, ना तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, यानी इस पर जो चार्ज होगा उस पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर डायगोनल पर सेम चार्ज हो इस तरह से और इस तरह से,
तो भी फोर्स जीरो हो जाएगा, और यदि चारों वर्टेक्स पर अगर सेम चार्ज हो तो भी फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फोर्स लगने वाला होगा वो जीरो होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, बोल्ट पर मीटर इज द एसआई यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बोल्ट पर मीटर किसका एसआई यूनिट होता है? आप जानते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट होता है। तो वो ऑप्शन बी सही है यहाँ पर कि बोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? तो आप जानते हैं M1 L1 T-3 A-1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। ए पार्टिकल ऑफ मास 10⁻³ kg एंड चार्ज इतना माइक्रोकूलम इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अगेंस्ट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट इज। पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना है? E = 2 × 10⁵, 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ये हो गया। और मास ऑफ द पार्टिकल है वो है 10⁻³ kg, 10⁻³ kg। और चार्ज ऑन द पार्टिकल है 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, ये हो गया Q। तो फोर्थ क्या लगेगा? F = Q × E लगेगा, और A क्या हो जाएगा? F/m यानी QE/m, ये एक्सीलरेशन हो गया। और आप जानते हैं कि अगर किसी वेलोसिटी से कोई पार्टिकल चल रही होती है और उस पर एक्सीलरेशन एक तरह से ये रिटार्डेशन है, ये रोकेगा। तो क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितने दूरी चलने के बाद वो रुक जाएगी, तो रुक जाने का मतलब इस पर रिटार्डेशन लग रहा हो। तो ऐसी स्थिति में U = 0 हो गया, V = 20 मीटर पर सेकेंड, और A = आपके पास हो गया QE/m। Q आपके पास है, E आपके पास है, M आपके पास है, ये निकल सकता है। और आपसे पूछा जा रहा है यस = व्हाट, तो आप लिखेंगे V² = U² - ट्वाइस AS। V आपको मालूम है ये है, U आपका 0 है, और ट्वाइस यहाँ रहेगा। A आपको मालूम हो गया यहाँ से, और यस आप निकाल लेंगे। तो इस फॉर्मूले को आप लगा करके ये पूरा निकालेंगे, आपका आंसर 0.2 मीटर आएगा। इसको आप हल करेंगे। अगला जो क्वेश्चन आपका है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू कीप ए वाटर ड्रॉप ऑफ मास m जस्ट टू रिमेन सस्पेंडेड व्हेन चार्ज विथ 1 इलेक्ट्रॉन इज। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक वाटर ड्रॉप है, उसको लटके रहना है, सस्पेंडेड रहना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? तो किसी भी ड्रॉप को रोके रहने के लिए उस पर उसके वेट के बराबर फोर्स लगाना पड़ता है, यानी F कितना लगाना पड़ेगा? mg। अगर ये ड्रॉप गिर रहा होता है और उसको रोकना होता है तो इसके वेट के बराबर हमको फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये F = mg हमको लगाना पड़ेगा। और ये F कहाँ से मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखा हुआ है। तो क्या होगा? F की जगह क्या लिख देंगे? QE = mg, और Q का मान है E के बराबर, तो E = क्या होगा? mg। तो E = क्या हो जाएगा आपके पास? mg/E, ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, ए फोर्स ऑफ 2.25 न्यूटन्स एक्ट्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1.5 × 10⁻⁴ कूलम्स। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज। फोर्स दिया हुआ है F = 2.25 न्यूटन, और चार्ज दिया हुआ है 15 × 10⁻⁴ कूलम। तो आपसे पूछा जा रहा है E = क्या होगा? तो आप जानते हैं E = F/Q होता है। क्यों? क्योंकि F = QE होता है। तो E = क्या हो जाएगा? 2.25 अपान ये 15 × 10⁻⁴। तो ये आपका आ जाएगा 1500 न्यूटन प्रति कूलम। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द चार्ज विल हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज एट एनी पॉइंट इन स्पेस। कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस स्थिति में चार्ज से इन्फिनिटी तक जाती है। तो आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़े थे तो उसमें पढ़े थे कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें होती हैं इस चार्ज से हो करके जाती है इन्फिनिटी तक। तो ये पॉजिटिव चार्ज आंसर आपका सही है। तो पहला ऑप्शन इसमें ए है, वही सही है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती है वो उस चार्ज से होकर के इन्फिनिटी तक जाती है। इफ
द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स। एक ऑब्जेक्ट पर चार्ज को डबल कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? तो आप E इक्वल टू जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। ये E किस पे अनुक्रमानुपाती है? ये E किसके प्रोपोर्शनल है? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q को अगर 2 गुना करेंगे तो E क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। यानी अगर हम चार्ज को डबल कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, डबल हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है वो है इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज हाफ देन द कूलम्ब फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। यदि दो चार्ज के बीच के डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए तो कूलम्ब फोर्स क्या हो जाएगा, उसको देखना है। तो आप जानते हैं कूलम्ब फोर्स F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। यानी अगर ये हाफ कर दिया जा रहा है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? चौथाई हो जाएगा। यानी डिस्टेंस का स्क्वायर चौथाई कर दिया जाएगा तो F क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। या इसको ऐसे लिख सकते हैं F1 इक्वल टू F1/F2, या ऐसे F2/F1 इक्वल टू R2, ये R1/R2 का होल स्क्वायर। और R2 क्या है? हाफ हो गया है तो F2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? F1 इंटू R1/R1/2 का होल स्क्वायर। ये समाप्त हो गया। और यहाँ से क्या बच गया है? 4F1, यानी पहले का जो F था उसके 4 टाइम्स हो जाएगा F2। तो ये आंसर आपका बी सही है। अंतिम क्वेश्चन आपका है कि ए चार्ज पार्टिकल्स इज फ्री टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल ट्रेवल्स ऑलवेज एलॉन्ग द लाइन ऑफ फोर्स। एक पार्टिकल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने के लिए स्वतंत्र है, तो उसका पाथ कैसा होगा उसको आपको पूछा गया है। ऑलवेज एलॉन्ग द लाइन ऑफ फोर्स, एलॉन्ग द लाइन ऑफ फोर्स इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी 0। यदि 0 वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी है और उसको छोड़ दिया गया तो लाइन ऑफ फोर्स के एलॉन्ग वो जो है मूव करेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। तो ये हमारे मल्टीपल चॉइस 50 क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आप इससे निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।